नमस्कार सर, मेरा जीएसटी केस जो है वो तो ख़त्म होने वाला है। मैंने खुशखबरी सुना है कि इंटरेस्ट पेनल्टी कुछ नहीं देना पड़ेगा, तो इस केस का जो भी है सर कर दीजिए फिर। ऐसा कहाँ सुने आप? अब सुनने में आ रहा है सर कि इंटरेस्ट पेनल्टी सब छोड़ दिया गया है। तो आपका केस क्या था? केस तो सर ऑडिट हुआ था, ऑडिट के बाद वही शो कॉज इशू हुआ था 74 में, शायद सेक्शन वही होगा। तो देखिए, आप सुने तो सही है लेकिन आधा अधूरा सुने हैं। हुआ यह है कि 1 नवंबर से सेक्शन जीएसटी में एप्लीकेबल हो गया है। सेक्शन 128A। अच्छा, वो क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि 2017-18 से 19-20 तक आपका केस इस पीरियड का था। हाँ उसी पीरियड का तो था। उसी पीरियड का था। तो उस पीरियड का जो केस है 17-18 से 19-20 का, उसमें आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी वेवर का एमएसटी स्कीम आया है। ठीक है। सेक्शन 128A एप्लीकेबल फ्रॉम 1 नवंबर। लेकिन आपके लिए खुशखबरी नहीं है। क्यों, ऐसा क्या सर? क्योंकि ये जो है ये सेक्शन 73 जिन पे लागू होता है उन पे है। आप तो बोले आपका 74 है, ऑडिट हुआ था। ऑडिट लोग तो 74 ही लगाते हैं नॉर्मली, तो ये आपके लिए एप्लीकेबल। तो मेरे लिए छोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं है इसका? 74 का 73 होना ऐसा कोई? वो ऑप्शन आपको अलग से है, उसके लिए आपको अपील में जाना पड़ेगा। एक्चुअली पहले समझना पड़ेगा 74 और 73 होता क्या है। बहुत बेसिक तरीके से, लंबा डिस्कशन है, बहुत छोटा तरीके से आपको समझा देते हैं। 74 में क्या है? फ्रॉड, मिस अप्रोप्रिएशन, रिटर्न में जैसा दिखाना था आपने नहीं दिखाया, कोई चीज़ जो जीएसटी डिपार्टमेंट को आपको डिस्क्लोज करना था आपने डिस्क्लोज नहीं किया, जो इन ड्यू कोर्स या तो एंटी इवेशन या जीएसटी ऑडिट या किसी भी तरह के जीएसटी प्रोसीडिंग्स में वो चीज़ निकल के आया है कि चीज़ आपने छुपाया था या कोई फ्रॉड हुआ था, इस तरह का कोई चीज़ें अगर है तो उस केस में वो 74 लगाते हैं। और 73 कहाँ लगाते हैं? जो अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, 2A 3B का मिसमैच, ऐसे ही पोर्टल में दिख रहा है 1 और 3B का मिसमैच, ये सब नॉर्मली 73 में कवर्ड होता है। मतलब जो डिक्लेयर्ड है कहीं ना कहीं से दिख रहा है। जैसे मान लीजिए आप लास्ट में जाके 9C भरे हो, ठीक, 9 भरे हो, उसमें जितना देना था आपका उतना दिया हुआ नहीं है, तो ये सारा केसेस नॉर्मली जो है अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, ये 73 में कवर्ड हो जाता है। तो आपका जो हुआ था वो ऑडिट में हुआ है। आप ऑडिट में होता है तो लोग नेचुरली 74 लगा देते हैं, ये उन लोगों का प्रेसिडेंट है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस ऑडिट में दिया है तो मतलब आप फ्रॉड ही किए हो या मिस अप्रोप्रिएट किए हो। ऐसा हो सकता है कि नॉर्मल केसेस है जो आप सामने जाके अपीलेट अथॉरिटी या बाद में लिटिगेशन में कोर्ट को समझा सकते हैं कि अपना 74 नहीं होने वाला है सर, हमने कोई गलती किया है लेकिन कोई ऐसे मिस अप्रोप्रिएशन फ्रॉड मेरा इंटेंशन नहीं था। वो इंटेंशन का बात है, वो जजमेंट का बात है, तो कानून उसको समझेगा। अगर वैसा होता है तो आपका केस फिर 73 में आ सकता है। उसमें ग्राउंड्स क्या है अपने को देखना पड़ेगा। अगर वो 73 में आता है तो फिर आपके पास ऑप्शन है, फिर हम लोग इस एमएसटी में जा सकते हैं। तो मतलब मोटा मोटा 128A एप्लीकेबल है जिनको 73 में नोटिस आया है, अदर देन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन जो 74 में कवर्ड होता है। इनको छोड़ के जिनको नोटिस आया 73 में, उनके लिए है। तो सर मेरा इस केस को अगर 74 से 73 सेक्शन में लेकर चलाइए, उसके बाद क्या मेरा तो पेमेंट हो गया पूरा, तो ये पेमेंट वापस मिल सकता है? इंटरेस्ट पेनल्टी जो भी इसके भी प्रोविजन में थोड़ा सा, या बोल सकते हो आपके साथ थोड़ा जाती हुआ है, मतलब लोगों के साथ जिन लोगों का केस क्लोज हो गया है। अच्छा, ऐसे भी कई क्लाइंट है मेरे जिनके 73 में केस क्लोज हो गए हैं, 17-18 से लेकर 19-20 तक सब पेमेंट हो गया, केस क्लोज होकर ड्रॉप हो गया। अब ये आया नवंबर से, तो लोग सोच रहे हैं हमारा क्या वो सब का रिफंड मिलेगा? नहीं मिलेगा। सीधा सीधा लिखा हुआ है कि ये रिफंड नहीं दे सकता, रिफंड नहीं मिलेगा एक्ट में। जिनका पेमेंट टैक्स का हुआ है और इंटरेस्ट और पेनल्टी का पेमेंट नहीं हुआ है उनके लिए बेनिफिट है। और अगर अब टैक्स का पेमेंट नहीं हुआ है तो टैक्स आप 31 मार्च 2025 तक पेमेंट कर दीजिए। मतलब ये एमएसटी स्कीम बोला ही गया है कि 17-18 से 19-20 इस पीरियड का जो ड्यू टैक्स है दैट शुड बी पेड विद इन 31 मार्च 2025। अगर ये होता है तो इंटरेस्ट और पेनल्टी वेवर का एमएसटी स्कीम है, तो उसका अप्लाई भी अभी आप नहीं कर सकते। बस एक्ट ही आया है, आप सुनने जो आपको मिला है, सुनने ही मिला है। कुछ प्रोसीड्यूर चालू नहीं हुआ है, 1 नवंबर से चालू हुआ है, मतलब एप्लीकेबल हुआ है। तो मतलब अब से जितना भी नोटिस आया रहा है ना, तो उसमें अगर जैसे आपका पेंडिंग है तो उसमें 74 है, पहले तो हमको 73 करना पड़ेगा, उस पर अपील करके अगर हम लोग 73 में मान जाते हैं फिर हम लोग उसको बोलेंगे कि अपना होल्ड रखिए, क्योंकि आपको 2 फॉर्म भरने को मिलेगा, SPL1 SPL2 जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा, दोनों एप्लीकेबल एक फॉर्म है।
एप्लीकेशन फॉर्म है दोनों टाइप के। तो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल, एक नोटिस के लिए, एक ऑर्डर के लिए है, तो वो फॉर्म आपको भर के बोलना पड़ेगा कि मेरे को ये एमनेस्टी स्कीम अवेल करना है, कि मैं इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं दूंगा क्योंकि मेरा टैक्स विद इन मार्च 2025 हमने दिया हुआ है। ऐसा अगर है तब आपको वो वाला बेनिफिट मिलेगा। तो वो प्रोसीड्योर आपके मार्च के बाद से चालू होगा। उसमें बोला गया कि विद इन नेक्स्ट 3 महीना, मतलब मार्च से 3 महीना, मतलब जून, तो मार्च टू जून ये वाला स्कीम चलेगा। तो उससे पहले आपको वह 74 से अगर 73 कर पाया तब आप इस चीज़ के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो जिन लोगों का भी एंटीवेशन में ऐसा हुआ है आपकी तरह, हाँ, या ऑडिट के ऐसा हुआ है, उन लोगों के लिए वही करना है। 74 को 73 के लिए अगर ग्राउंड्स है तो कन्वर्ट करके लाए, और अगर टैक्स पेमेंट हो गया है तो बहुत बढ़िया है, नहीं हुआ है तो मार्च 25 तक कर दे। फिर नेक्स्ट 3 महीना में SPL 1 या SPL 2 भर के इस चीज़ को अप्लाई करें, तब आपको मिलेगा। अच्छा, तो मतलब मोटा कहानी ये है। मतलब टैक्स पेमेंट मार्च के एंड तक ही करना है पूरा इसका, और अगर इंटरेस्ट पेनल्टी जितना पेमेंट हो चुका ऑलरेडी उसका हो रिफंड चुका नहीं तो होगा, भूल जाइए, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। डिपार्टमेंट ये गेम तो खेल लिया, आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ये तो होता है, इसमें एक अलग चीज़ है, अलग डायरेक्शन में चला जाएगा, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक बड़ा तरह के, मतलब एक बड़े तबके के टैक्स पेयर्स ऑलरेडी तो हो ही गया है 73 में। वही बात है, ऑलरेडी 73 में 17-18 में 7-8 साल हो चुका है GST और आया हुआ है। 7-8 हो चुका है, और 17-18 तो टाइम बढ़ हो गया। तो 17-18 का ज़्यादातर 73 के केसेस वो ऑलरेडी डिपार्टमेंट ने कर लिया है, उसके बाद एमनेस्टी स्कीम आया है। तो अगर देखा जाए तो इनका बेनिफिट कौन लोग उठाएंगे? जो लोग एक्चुअली बदमाश है, खाली टैक्स देके बैठे हुए हैं। वही बात है, हम लोग तो टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी सभी पेमेंट कर रहे किसी हैं। तरीके से अगर आपने टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी सब भर के केस क्लोज करवा लिया, तो वो अगर हो गया है तो इंटरेस्ट पेनल्टी रिफंड का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि डिपार्टमेंट आपको बदमाश बनाओ ये बोलना चाहता है, लेकिन ये ऑप्शन इस तरह से दे दिया ना कि जिसने इंटरेस्ट पेनल्टी दे के ऑलरेडी क्लोज करवा लिया है, तो ऐसा लग रहा है उसने गुनाह कर दिया। अब नहीं दे पाए हो तो पेनल्टी और इंटरेस्ट जो है उसके लिए छोड़ने का ऑप्शन दे दिया। लेकिन जिसने उसी सेम सेक्शन में करके क्लोज कर लिया है, बोला ठीक है तुम तो क्लोज कर ही चुके हो, लेकिन पैसा तो उसका गया है, अब उसका कुछ कर इसमें किन लोगों का प्रॉफिट है बताइए, हम लोगों का क्या इसमें फायदा मिला हम लोगों का? इसमें तो कुछ ऑप्शन नहीं है। देखिए जो है वो है कानून में, तो लेकिन आपका 74-73 करके वो वाला ऑप्शन आपको मिल सकता है। तो इसमें क्या सिर्फ 19-20 तक ही मिलेगा, उसके बाद का कुछ उसके बाद नहीं मिलेगा। 128 एप्लीकेबल फॉर 17-18 to 19-20, वहाँ तक ही है, उसके बाद अभी तक तो नहीं मिलेगा। बाद में कुछ आएगा, गवर्नमेंट आएगा ले आएगा तो पता चलेगा अगर लाता है तो। अभी तक के लिए तो 17-18 to 19-20 इन तीनों साल के लिए है। और वो मार्च के बाद आपको SPL 1 या 2 जो भी भरना है वो भरेंगे, उससे पहले 74 को 72 तो जो भी टैक्स है वो मार्च तक ही पेमेंट कर देना, मार्च तक ही पेमेंट कर देना है। और इसके लिए एक चीज़ है, जैसे आप जैसे जो लोग हैं उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने टैक्स दिया हुआ है और इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं दिया है, या टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी तीनों का डिमांड आया हुआ है, सेक्शन 73 में ही नोटिस था। पोर्टल में ऑटोमेटिक केस स्टेट्स खोलते हैं सारे, तो स्टेट्स खुला, आपने पेमेंट करने के लिए या कुछ पेमेंट किया है या कुछ भी पेमेंट नहीं किया है, डिमांड ऑर्डर पड़ा हुआ है, तो उस केस में अभी टैक्स का पेमेंट करिए और इंटरेस्ट एंड पेनल्टी का पेमेंट मत करिए। डिपार्टमेंट को लेटर लिखिए, बोलिए कि 128 आ गया है, आई वुड लाइक टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। तो आप वेट कर जाइए, SPL 1 और 2 जब भी ऑप्शन आएगा अपना भरेंगे। क्यों देना जरूरी है? क्योंकि ये लोग रिकवरी प्रोसीडिंग्स चालू कर देते हैं। मतलब पेमेंट करके इंटीमेट करना जरूरी है। आप नहीं करोगे तो ये लोग तुरंत क्या रिकवरी प्रोसीडिंग्स चालू करेंगे, बोलेंगे इंटरेस्ट दे दो, पेनल्टी दे दो। हम क्यों दें? मेरे पास तो ऑप्शन है अभी, और वो तो अभी आपका 3 महीना 4 महीना बाद आएगा, तो बोलेगा उसको तो आपको उतना टाइम नहीं देगा, बोलेगा विद इन 30 दिन पेमेंट करो, 7 दिन पेमेंट करो, तो देता रहेगा। तो वो आपको करना ज़रूरी है कि हमने टैक्स का पेमेंट किया है, और इसके लिए सेक्शन नवंबर 1 से एप्लीकेबल हो गया, ये ज़रूरी है। इससे पहले होता तो आपको रिकवरी प्रोसीडिंग्स रोका नहीं जा सकता था, लेकिन एप्लीकेबल फ्रॉम 1 नवंबर का मतलब क्या हुआ कि दिस इज़ नाउ इन ऑपरेशन। सो मैं इसलिए पेमेंट नहीं कर रहा हूँ कि ये सेक्शन मैंने लागू कर दिया। अब मैं SPL 1 और 2 इसलिए नहीं भर पाऊँ कि प्रोसीड्यूरल एस्पेक्ट अभी तक आया नहीं है, प्रोसीड्योर चालू नहीं है, तो प्रोसीड्योर चालू होगा, लेकिन तब तक मैं 1 नवंबर से जो लागू हो गया है वो बेनिफिट तो उठा लूँ। ये जो फॉर्म की आप बात कर रही है, फॉर्म कब तक अवेलेबल होने वाला है? कैसे ये 1 अप्रैल से, मतलब मान लीजिए, क्योंकि मार्च तक पेमेंट करने के बाद उन्होंने बोला नेक्स्ट 90 डेज के अंदर ये सारे फॉर्म्स भरने रहेंगे। तो हो सकता है उससे पहले अवेलेबल हो जाए, लेकिन मार्च के बाद तो अवेलेबल होना ही है।
तो मोटा मोटी आपका क्वेरी यही है। वही है सर। चलिए ठीक है, संतुष्ट रहिए, देखते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।